नमस्कार, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 6 पार्ट फर्स्ट के मर्दा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मर्दा का मानव जीवन पे क्या प्रभाव है। क्या मर्दा के बगैर मानव का अस्तित्व संभव है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं मर्दा से। तो प्राकृतिक संसाधनों में अगर देखा जाए कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनमें हम देखें तो मर्दा है वो सबसे मूल्यवान तथा आधारभूत संसाधन है। याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों में मर्दा है वो सबसे अधिक मूल्यवान है तथा आधारभूत संसाधन है। मिट्टी के बगैर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी पर मिट्टी की उपस्थिति है, वो ही पृथ्वी पर मानव जीवन जो है उसका अस्तित्व स्थापित कर सकती है। कृषि कार्यों संबंधी अगर बात करें तो कृषि कार्य है वो मिट्टी से ही संबंधित है। अच्छी मिट्टी होगी वहाँ पे अच्छा कार्य होगा। तो मानव जनजातियों में देखें या फिर जाति में देखें तो 80% लोग हैं वो कौन से कार्य में लगे हुए हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि मिट्टी है या मैं कहूँ कि मर्दा है वो मानव जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में हो रहे भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। यानी कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी का निर्माण है वो वहाँ के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक जो परिवर्तन हैं उसके फलस्वरूप ही होता है। अब देखेंगे कि जो मर्दा है उसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसको प्रभावित करने वाले? मर्दा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो मर्दा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो कारक रहेगा वो रहेगा उच्चावच। क्या रहेगा? पहला उच्चावच रहेगा। दूसरा आता है वो है जनक सामग्री। तीसरा जो कारक रहेगा वो रहेगी यहाँ की जलवायु। चौथा जो हमारा कारक है वो है वनस्पति। क्या रहेगा? वनस्पति रहेगा। पांचवा आता है समय। ये 5 पॉइंट हैं। पांचों के पांचों किसको प्रभावित करते हैं? मर्दा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मर्दा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए, तब आपको क्या बताना है कि मर्दा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें उच्चावच है, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और समय। ये पांचों के पांचों किसको प्रभावित करते हैं? मर्दा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में हम देखें तो मर्दा के घटक कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है खनिज कण। दूसरा है जल। तीसरा है ह्यूमस। और चौथा जो हमारा आता है वो है वायु। ये चारों के चारों क्या हैं? मर्दा के घटक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मर्दा के घटक बताइए तो घटक आपको 4 बताने हैं।
अगर टेस्ट में एवरेज संबंधी कोई क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ अति, तो उसमें क्या बताना है कि निम्न में से मर्दा का घटक नहीं है। अब ये नाम हटा के और ये लिख दिया जाए तो कौन सा नहीं है? समय नहीं है। या फिर प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं तो समय के स्थान पे ये लिख दिया जाए तो क्या नहीं है? ये नहीं है। या फिर हैं, 3 नाम है, चौथा ये लिख दिया कि प्रभावित करने वाले कारक हैं, समय है। अब देखो, जो हमारा धरातल है, जैसे ये धरातल है, इस धरातल के नीचे मर्दा की कितनी परतें हैं? धरातल के नीचे मर्दा की कितनी परतें हैं? ऐसा अगर पूछा जाता है तो आपको केवल इतना बताना है कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। धरातल के नीचे मर्दा की कितनी परतें हैं? 3। याद रह जाएगा। तो पुनः देखते हैं एक बार कि मर्दा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मर्दा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 5 हैं। ऊंचावच है, जनक सामग्री है, जलवायु है, वनस्पति है और समय है। अब पूछ लिया जाए मर्दा के घटक बताइए, तो मर्दा के घटक खनिज कण है, जल है, ह्यूमस है, इसके अलावा अगर देखें तो क्या है? वायु है। फिर पूछ लिया जाए कि धरातल के नीचे मर्दा की कितनी परतें पाई जाती हैं, तो कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। अब जो ये 3 परतें हैं, इन परतों के नीचे एक चट्टान होती है। तीनों परतों के नीचे क्या पाई जाती है? एक चट्टान पाई जाती है। इनके नीचे क्या पाई जाती है? एक चट्टान पाई जाती है। उस चट्टान को क्या कहते हैं? तो परतों के नीचे पाई जाने वाली चट्टान है, उसे क्या कहते हैं? आधारी, यानी आधार क्या कहा जाता है? आधारी चट्टान कहा जाता है। तो आधारी चट्टान किसे कहा जाता है? धरातल के नीचे जो मर्दा की 3 परतें पाई जाती हैं, उसके नीचे का जो एक चट्टान होती है, उस चट्टान को क्या कहते हैं? आधारी चट्टान कहते हैं। याद रह जाएगा। चलो ठीक है, आगे हम देखेंगे मर्दा का वर्गीकरण। आगे क्या आता है? मर्दा का वर्गीकरण। तो देखो मर्दा वर्गीकरण। तो मर्दा वर्गीकरण में देखते हैं तो प्राचीन काल में जो मर्दा का वर्गीकरण था उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सबसे पहले किसमें देखेंगे हम? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में मर्दा का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में बांट दिया है। एक तो होता है उपजाऊ, एक होता है अनुपजाऊ। एक तो क्या होती है? उपजाऊ, एक होती है अनुपजाऊ। किस आधार पे हमने देखा है? प्राचीन काल में। कौन से काल की बात हुई है? प्राचीन काल की बात हुई है। आगे हम देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अगर देखें
तो भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, यानी मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उनको कितने भागों में किया गया है, उसमें आपको बताना है 8 भागों में। कितने भागों में किया है? 8 भागों में किया है। केवल इतना ही याद रखना है, कितने भागों में? 8 में। क्यों? क्योंकि इनके नाम हैं वो याद नहीं रहेंगे। और ये 8 के 8 वर्गीकरण हैं, ये किस आधार पे? अमेरिका के आधार पे किए गए थे। किस आधार पे किए गए थे? अमेरिका के आधार पे किए गए थे। हमें तो केवल याद कौन सा रखना है? रंग के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, संयोजन और अवस्थिति के अनुसार जो आगे हम भाग देखेंगे उनको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ये सबसे पहले जानकारी इसलिए दी कि प्राचीन काल में क्या मिट्टियों का वर्गीकरण होता था। हाँ, कितने भागों में? 2 भागों में, उपजाऊ और अनुपजाऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जो मिट्टी हैं उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 8 भागों में किया गया था। किस आधार पे? तो अमेरिका में जो वर्गीकरण होता है मिट्टियों का, उस आधार पे भारतीय जो कृषि अनुसंधान है उसने भी कितने भागों में कर दिया? 8 भागों में। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पे। उसमें भी उनका आधार देखें तो मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उनको कितने भागों में बांटा है या वर्गीकृत किया गया है, उसमें आपको याद रखना है 8 भागों में भी उसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं। किसके आधार पे? उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण कौन कौन से हैं? देखो, पहला आता है जलोढ़ मृदा। कौन सी हैं? जलोढ़ मृदाएं। दूसरी आती है काली मृदा। तीसरी है लाल व पीली मृदाएं। ये तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद आती है बेटा आपकी लेटेराइट मृदा। पांचवा भाग आता है शुष्क मृदा। छठे भाग की अगर हम बात करें कि छठा कौन सा भाग है, उसमें आपको बताना है लवण मृदा। कौन सी आती है? लवण। सातवां आता है वन मृदा। और 8वां जो भाग आता है वो क्या रहेगा बेटा? पीठ में मृदाएं। कौन सी रहेंगी? पीठ में मृदाएं। ये सभी मृदाएं लगा दो। तो क्या देखा आपने कि उत्पत्ति के आधार पे, ध्यान देना, रंग के आधार पे, संयोजन के आधार पे और स्थिति के आधार पे, यानी चारों आधार अगर हम देखें तो भारतीय जो मृदा है यानी जो मिट्टियां हैं उनको कितने भागों में हम बांट सकते हैं, उसमें आपको बताना है कि उन मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदाएं, दूसरी काली मृदाएं, तीसरी लाल व पीली मृदाएं, फिर लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, वन मृदाएं और पीठ में मृदाएं। इस प्रकार से कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। आगे हम पढ़ेंगे इन मिट्टियों के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और इसकी विशेषता क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।